हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक्स। तो मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। तो आज हम BLLB के फोर्थ सेमेस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की यूनिट थर्ड आज हम लेकर आए हैं। ये वीडियो हम पहले बना चुके हैं बट काफी वॉइस इश्यूज थे उस वीडियो में, इसलिए वीडियो हम दोबारा बना रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एमरजेंसी ऑफ नेशनलिज्म एंड कांग्रेस मॉडरेट्स, मतलब किस तरह से नेशनलिज्म का इमरजेंस हुआ भारत के अंदर और कैसे कैसे कांग्रेस मॉडरेट्स आए उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और जो रेवोल्यूशन हुए इंडिया के अंदर, जो ब्रॉड मूवमेंट्स हुए, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं इस यूनिट से, वो भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो प्लीज स्टूडेंट वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब अगर हम बात करें इमरजेंसी ऑफ नेशनलिज्म, तो बेसिकली जो हमारा नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो हमारा 19th सेंचुरी में स्टेब्लिश हुआ था। इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट हमारा कब स्टेब्लिश हुआ? 19th सेंचुरी में स्टेब्लिश हुआ था। जिससे कुछ फैक्टर्स, उनमें से एक था हमारा पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। अब ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया जो है पॉलिटिकली यूनिफाइड हो गई थी ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर। उसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने क्या करा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी लाई हमारी कंट्री के अंदर। वन रूल एंड वन एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम उन्होंने स्टार्ट करा। इन्होंने एक सेट ऑफ लॉ बनाया, जुडिशियल कोड बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इवन उसके साथ साथ उन्होंने काफी ज्यादा पॉलिटिकल लेवल पे चेंजेस करे। लेकिन वो सारे जो चेंजेस उन्होंने करे, जितने भी इन्होंने अथॉरिटी सेटअप करी, उन सब में जो था इंडियंस का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं रखा था। जितने भी हायर ऑफिसर्स थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स ही थे। उसके साथ साथ कॉन्ट्रडिक्शन इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट, लोग को पता चला कि भाई ब्रिटिशर्स इन लोग का मिसयूज कर रहे हैं, मतलब कि इकोनॉमिकली काफी ज्यादा जो इंडिया बैकवर्ड हो रही है वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल रूल के चक्कर में ही हो रही है। तो ये सब चीजें इंडियंस को पता चली। डेवलपमेंट इन द मैटर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ऐसा हुआ कि जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने रेलवेज इंट्रोड्यूस करी, टेलीग्राफ एंड पोस्टल के मोड या पोस्टल सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करे, रोड बनाई भारत के अंदर जहां से एक जगह से दूसरे जगह तक कनेक्ट हो सकते थे। तो ये सारी की सारी चीजों ने क्या करा, इंडिया को एक कैपिटलाइज करा। ठीक है, उन्होंने काफी अच्छी सर्विंग करी, नो डाउट। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट में काफी अच्छा करा ब्रिटिशर्स ने। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ऐसा हुआ कि जब इंग्लिश को इन्होंने एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करा, इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को 1835 में इंट्रोड्यूस करा। और उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में इंग्लिश एजुकेशन चलेगी। तो उनका जो प्राइमरी था कि वो एक एजुकेशनल सिस्टम सेटअप करे ताकि जो इंडियंस हैं वो फेथफुली सर्व करें ब्रिटिशर्स को। ठीक है, वो चाहते थे कि एजुकेटेड इंडियंस जो है अच्छे तरह से ब्रिटिशर्स को सर्व करें। लेकिन क्या हुआ, जब इंडियंस एजुकेटेड हुए तो उन्होंने सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स एंड रिलीजियस रिफॉर्म करे भारत के अंदर, क्योंकि जब वो एजुकेटेड हुए उन्हें पता चला कि भाई हमारी कंट्री जो दिख रहा है वैसा है नहीं कुछ भी। तो जब उन्हें काफी चीजें पता चली तो उन्होंने रिफॉर्म्स इंडिया में स्टार्ट करे। अब देखो, ऐसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ब्रिटिश, ऐसा हुआ कि देखो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करा। इंडिया से रॉ मटेरियल लेते थे फैक्ट्री से, और इंडिया में ही ला के उसे बेचते थे खुद से बना के, और चीप प्रोडक्ट मतलब चीप वैल्यू में उसको सेल करते थे भारत के अंदर ही। तो इससे क्या हो रहा था, इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा डाउन होती जा रही थी। ब्रिटिश मार्केट अपना वो लोग स्टेब्लिश कर रहे थे। ठीक है ना, तो काफी ज्यादा इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉइटेशन हुई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। प्रेस एंड न्यूज़पेपर, अब प्रेस एंड मैगजीन जो मतलब जो प्रेस एंड मैगजीन जो थी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी हमारा नेशनलिस्टिक फीलिंग को लोगों के माइंड में इंजेक्ट करने के लिए। क्योंकि प्रेस एंड मैगजीन्स हर जगह सर्कुलेट होती थी, लोग एक दूसरे से इस चक्कर में जुड़े रहते थे, लोग देखते थे न्यूज में क्या चल रहा है, किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। तो उसमें राजा राम मोहन रॉय जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रेस एंड जर्नलिज्म में सर्व करा। इन्होंने अपना संपर्क कमेटी बंगाली में एंड मीरत उल अकबर इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में जो था पब्लिश करा, जिसके अंदर ये जो भी डे टू डे मैटर्स चलते थे ब्रिटिशर्स के, या जो जो चीजें चल रही थी उस टाइम पे, उन सबके बारे में इन्होंने पब्लिश करा। इससे क्या हुआ, लोगों तक न्यूज़पेपर पहुंचे, लोगों ने वो सब चीजें पढ़ी, तो एक सबके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई कि नहीं भाई हम सबको एकजुट होना ही पड़ेगा। ग्रेजुअली जो हमारे न्यूज़पेपर थे ये हर पार्ट में एडिट हो, मतलब हर जगह पर जाते थे और ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में एडिट होते थे, और कंट्री में सेवरल जितने भी लैंग्वेजेस हैं उन सब लैंग्वेजेस में जो हमारे न्यूज़पेपर हैं वो एडिट होते थे, और हर कंट्री के हर पार्ट में सर्कुलेट होते थे। तो मीडिया ने काफी बड़ा रोल प्ले करा है हमारे नेशनलिज्म के अंदर, क्योंकि उसी से लोगों को काफी चीजें पता चली।
अब नेशनलिज्म में हमने देखा कि किस तरह से रेज हुआ नेशनलिज्म भारत के अंदर। अब बात करते हैं कि कैसे आईएनसी का बर्थ हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो देखिए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो 1885 में आया था। और इसका जो ग्रोथ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये काफी बड़ा ग्रोथ माना गया था नेशनल मूवमेंट्स के अंदर। इवन जो हमारी ये जो हमारी नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने एक मोमेंटम गेन कर लिया नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया। भारत के हर एक कॉर्नर में, हर जगह में विद इन इंडिया नेशनल कांग्रेस पूरे में उस टाइम पर फैल चुकी थी पूरे में। उसमें क्या हुआ, इट एक्सप्रेस द डिजायर ऑफ पीपल बिफोर द ब्रिटिश अथॉरिटीज। अब ये क्या करते थे आईएनसी, ये लोग ना ब्रिटिश अथॉरिटीज के सामने जो लोगों की डिजायर होती थी, जो चेंजेस लोग चाहते थे, कि उस चीज को ब्रिटिशर्स के आगे प्रेजेंट करते थे। ठीक है ना। और ये काफी चीजें अपनी इन्होंने मास मूवमेंट के थ्रू भी ब्रिटिशर्स के सामने रखी है। और उनके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उस कोर्सेज में, जिन्होंने क्या करा, बर्थ दिया हमारा आइडियोलॉजिकल टू फाइट ब्रिटिश राज एंड ब्रिंग फ्रीडम टू इंडिया। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उस टाइम पीरियड में, जिन्होंने एक अपना फ्रीडम होना चाहिए इंडिया का, उस चीज की जो मेंटेलिटी थी, आइडियोलॉजी थी, उसको काफी बढ़ावा दिया। तो आईएनसी ने बहुत ज्यादा मदद करी फ्रीडम के अंदर और हमारा लोग के अंदर नेशनलिज्म के लिए। क्योंकि आईएनसी ही ब्रिटिशर्स के सामने जाके सारी डिमांड्स वगैरह आईएनसी रखती थी कि क्या चेंजेस होने चाहिए, किस तरह से चेंजेस होने चाहिए, वो सारी चीजें। अब जो बर्थ हुआ आईएनसी का वो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। एओ ह्यूम इसके फाउंडर थे आईएनसी के। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। और ये काफी ज्यादा फेमस बैरिस्टर थे कोलकाता के, एंड ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हमारे आईएनसी के। द सेटिंग अप ऑफ आईएनसी इन 1885 में हमारी आईएनसी सेटअप हुई, जिसके लीडर्स थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डीई वाचा, सिंध बनर्जी एंड डब्ल्यू सी बनर्जी। ये सारे के सारे इसके लीडर्स थे जिस टाइम पे आईएनसी स्टेब्लिश हुई थी भारत के अंदर। अब जो आईएनसी जो थी वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया के लिए। ठीक है, द मॉडरेट्स डोमिनेटेड, इसके अंदर मॉडरेट्स थे ज्यादातर सारे। आईएनसी में कौन थे, मॉडरेट्स थे। स्टार्टिंग में 1885 के टाइम पे आईएनसी में सारे मॉडरेट्स थे। ठीक है। और कांग्रेस ने पॉलिसीज बनाई उस अपने टाइम पे। तो बेसिकली कांग्रेस हमारा कब स्टेब्लिश हुआ, 1885 में स्टेब्लिश हुआ। फाउंडर कौन थे इसके, एओ ह्यूम थे, एंड प्रेसिडेंट रमेश चंद्र। अब बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो देखिए इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था हमारा बॉम्बे में हुआ 28 दिसंबर 1885 को, जिसके अंदर 72 डेलीगेट्स आए। इसमें बात करी मिलिट्री को रिड्यूस करने की। उसके साथ साथ इन्होंने कहा देखो सिविल सर्विस एग्जाम को ऑर्गेनाइज करा जाए काउंसिल्स के लिए। और इन्होंने कहा कि एक अग्रीमेंट होना चाहिए बिल का लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में, जो है कोई भी अग्रीमेंट आ रहा है, मतलब जो बिल आ रहा है उसके लिए कुछ प्रोविजंस होने चाहिए। सेकेंड सेशन हमारा 27 दिसंबर 1886 में हुआ, जो कोलकाता में हुआ था, जिसमें 434 डेलीगेट्स आए थे। और उस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। थर्ड सेशन हमारा मद्रास में हुआ 1887 में, 607 डेलीगेट्स आए, जिसमें हमारे बद्रुद्दीन त्यागजी हमारे प्रेसिडेंट थे। फोर्थ सेशन हमारा इलाहाबाद में हुआ, जिसमें गोगे सियोले हमारे प्रेसिडेंट थे। तो कुछ सेशन है जो वैसे ये तो लॉ में इतने नहीं आते, लेकिन हाँ अगर किसी एग्जाम, दूसरे कोई एग्जाम में आप अपेयर करते हो तो वहां पे ये चीजें पूछ ली जाती हैं। अब हमारे जो मॉडरेट्स थे उनकी मेजर डिमांड क्या थी। तो मॉडरेट्स की मेजर, देखो मॉडरेट्स बोलते जो प्यार से तसल्ली से बात करते थे कि हाँ जी भाई ऐसा करा दो ऐसा करा दो, जो लॉ के पाथ पे चलते थे वो सारे अपने मॉडरेट्स में ही आते थे। ये कहते थे कि एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए। ये चाहते थे कि भैया इंडियंस को जो है ग्रेटर अपॉर्चुनिटी दी जाए हायर पोस्ट के लिए। ठीक है। उसके साथ ये चाहते थे कि एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली इंग्लैंड एंड इन इंडिया, ये चाहते थे जो एग्जामिनेशन होता है वो एक साथ हो इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। और इनकी डिमांड थी कि जुडिशरी का सेपरेशन करा दिया एग्जीक्यूटिव से। और ये चाहते थे कि जो लोकल बॉडीज है उनको काफी ज्यादा पावर दी जाए। और इनकी डिमांड्स थी कि भैया देखो रिडक्शन करा जाए लैंड रिवेन्यू के अंदर, एंड हमारे जो पीजेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करा जाए अनजस्ट लैंडलॉर्ड से। एबोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टैक्स का एबोल्यूशन करा जाए, शुगर ड्यूटी का भी एबोल्यूशन करा जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ये सारी फ्रीडम जो है दी जाए इंडियंस को भी। द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड सेटलमेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा पार्लियामेंट को इंट्रोडक्शन करा जाए और उसे इंडिया के अलग अदर पार्ट्स में भी सेटल करा जाए।
मॉडरेट्स हैड टोटल फेथ इन ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड जस्टिस। तो मॉडरेट्स हमारे सीधे साधे लोग थे, इनको था जस्टिस था, मतलब इनको उम्मीद थी कि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट इनके साथ जस्टिस ही करेगा, इनके लिए अच्छा ही करेगा। तो मॉडरेट पिटिशंस यूज करते थे, रेसोल्यूशन यूज करते थे, मीटिंग ऑर्गेनाइज कराते थे अपनी डिमांड को प्रेजेंट करने के लिए। मॉडरेट्स ये सारे मेथड यूज करते थे, और आई थिंक सो इसका पहले पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है इस बारे में। और इनका जो मेन एम था वो ये था कि जो पॉलिटिकल राइट एंड सेल्फ गवर्नमेंट स्टेज पर लाया जाए भारत को। और ये चाहते थे कि जो लीडर्स हैं, क्वेश्चन द डिमांड डिड नॉट वांट एनोय टू द गवर्नमेंट। इसके लीडर्स क्या चाहते थे कि भैया देखो, गवर्नमेंट की बात को एनोय ना करा जाए, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम तो करा जाए अच्छे से, लेकिन अपनी डिमांड्स भी रखी जाए। ये दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मास मूवमेंट। अब मॉडरेट्स को अभी तक मास मूवमेंट की पावर नहीं पता थी, कि जो बातें ये लोग इतने प्यार से कर रहे हैं ना, जो ब्रिटिशर्स नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो मास मूवमेंट को यूज करा जा सकता है। उस टाइम पे इन्हें ये बातें नहीं पता थी। दे फेल टू कीप पीस विद द एयरिंग एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। अभी क्या हुआ, अब ऐसा तो है नहीं ना कि हमने कुछ कह दी, मतलब कि उस टाइम पे जो आईएनसी थी उन्होंने डिमांड रख दी और ब्रिटिशर्स ने हाँ जी हम कर देंगे, ऐसा कर दिया हो। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हुआ, उनकी जो डिमांड थी, जो एस्पिरेशन थी, वो सारी की सारी फेल हो गई। वो जो जितना वो चाहते थे लोग के लिए करना, वो सब कुछ नहीं हो पाया। जो वो चाहते थे वो सब कुछ फेल्ड हो गया। द ब्रिटिश वॉज फोर्स टू पास इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बट वॉज फेल टू सेटिस्फाई द लीडर्स। ब्रिटिशर्स को फोर्स करा गया कि यार इंडियन कॉन्सुलेट पास करो, बट हमारे लीडर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। When the changing time, the moderates also become to alter their position by 1905। अब क्या हुआ, 1905 में आते आते मॉडरेट्स ने अपनी पोजीशन को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। चोखले हैज स्टार्टेड स्पीकिंग ऑफ सेल्फ रूल एज गोल इन 1906। चोखले जी ने स्टार्ट करा बोलना कि भैया अपना तो सेल्फ रूल होना चाहिए, और ये चीज उन्होंने 1906 में जाके बात करी। इट वॉज दादा भाई नौरोजी हु सेट द वर्ल्ड स्वराज एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। तो जो हमारे दादा भाई नौरोजी थे, उनका कहना था कि भाई हमारा जो कांग्रेस है, कांग्रेस का एक गोल होना चाहिए, वो होना चाहिए स्वराज। ठीक है, तो वो था हमारा। तो अब अगर बात की जाए, हमने मॉडरेट्स का पढ़ा, तो मॉडरेट्स कहीं ना कहीं अपने डिसेंसी के चक्कर में और अपनी सभ्यता बाउंड्रीज के चक्कर में वो लोग फेल्ड हो गए। जो वो करना चाहते थे वो लोग वो चीज नहीं कर पाए। तो ऐसा है कि 1906 में फिर भाई अब मॉडरेट्स कुछ नहीं कर पाए, तो एक्सट्रीमिस्ट को तो आना ही था, किसी ना किसी को तो आना ही पड़ता है। अब क्या हुआ, जब एक्सट्रीमिस्ट फेज स्टार्ट हुआ इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, ये स्टार्ट हुआ, ये एक न्यू क्लास ऑफ नेशनल लीडर्स है। इन्हें नई क्लास ऑफ नेशनल लीडर्स कहा गया इंडिया के अंदर। इनकी आइडियोलॉजी थी ऑफ गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मॉडरेट्स। मॉडरेट्स की थी शांति से प्यार से अपना काम निकलवा लो, इनकी थी अपने जान देनी पड़ जाए बट भारत को आजाद कराना है। इनकी फिलॉसफी वो थी, साम दाम दंडभेद वाली। तो इसमें जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे हमारे, जो मशहूर लीडर्स थे, उनमें से हमारा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरबिंदो घोष, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट के। ठीक है, अब क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट का राइज हुआ है, तो कहीं ना कहीं मॉडरेट्स फेल हुएंगे तभी एक्सट्रीमिस्ट आए। अगर मॉडरेट सक्सेसफुल हो जाते तो एक्सट्रीमिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमारा जो फेलियर था मॉडरेट्स का, उस चक्कर में हमारा जो था एक्सट्रीमिस्ट का राइज हुआ। दे वर वेरी डिस्टर्ब विद लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग इंडियंस। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट है काफी ज्यादा डिस्टर्ब थे, ये देखे कि भैया इतने लार्ज नंबर पे इंडियन लोग अनएम्प्लॉयड है। They divided the divide and rule policy of British. They adopt the policy of boycott and Swadeshi as their chief method of agitation। अब इन्होंने देखा भैया ब्रिटिशर्स ने तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चला रखी है, अब इनको ये अच्छी नहीं लगी, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने पॉलिसी अपनाई बाइकआउट करने की एंड स्वदेशी को अपनाने की। इन्होंने भी पॉलिसी अपना दी। वहां से उनकी चलिए डिवाइड एंड रूल, यहाँ से हमने अपना दिया कि भाई बाइकआउट करो एंड स्वदेशी अपनाओ। Partition of Bengal in 1905 opened the eyes of Indians to the true colors of the British rulers। अब 1905 में जब हमारा बंगाल का जो पार्टीशन हुआ बंगाल का, तो उस टाइम पे पता चल गया कि भैया ब्रिटिशर्स के कलर्स तो अलग है, पूरा इंडिया भारत टुकड़ों में बट जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ। जो लिमिटेशंस थी मॉडरेट्स की, वो कहीं ना कहीं एक मेन कॉज बनी कि एक्सटर्म्स का मतलब जो एक्सटर्मिस्ट थे उनका राइज इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे जो मॉडरेट्स थे वो चीज अचीव करने में फेल हो गए। अब इनके मेथड क्या थे, एक्सटर्मिस्ट के क्या मेथड थे,
तो जो एक्सटर्मिस्ट है, ये इनका मैटर था कि इन्हें तो भैया इन्हें चाहिए था पूरा स्वराज। इनका जो गोल था वो था स्वराज। एट दैट टाइम आइदर मीन कंप्लीट ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश। इनका मतलब था कि हमें या तो पूरी कंप्लीट ऑटोनॉमी चाहिए और पूरी फ्रीडम चाहिए ब्रिटिश कंट्रोल से। This was in contrast to the demand of only on increase in shares of India in the administration military upper। अब देखो, अब इनका सीन क्या था कि ये चाहते थे कि एक तो इंक्रीज करा जाए शेयर, मतलब इंडियंस का जो शेयर है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसको भी इंक्रीज करा जाए एंड मिलिट्री के अंदर भी इंक्रीज करा जाए। The extremists include involve lower section of people in the movement। एक्सट्रीमिस्ट ने क्या करा, जो लोअर सेक्शन होते हैं मतलब जो लोअर सेक्शन है पीपल्स के, उन सबको इस मूवमेंट के अंदर इन्होंने इन्वॉल्व करा। दे डिड नॉट स्टिक ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पे नहीं रुके, इन्होंने प्रोटेस्ट करा एंड डिमांड करा अपना चीजों का। इन्होंने बायकॉट करा, स्ट्राइक करा एक्सेट्रा। इन्होंने मतलब बायकॉट कर दिया, स्ट्राइक कर दिया एंड काफी बार राइटिंग भी हो गई थी। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें इन्होंने अडॉप्ट करी, मूवमेंट्स करे इन्होंने। ऑल्सो इन्होंने फॉरेन मेड गुड्स को भी जला दिया था। दे बिलीव इन कॉन्फ्रंटेशन रेदर देन परसुएशन। तो इनका एक ही बात था, भैया तो कॉन्फ्रंटेशन कर लो, परसुएशन तो बेटर ही है अपना। उसके बाद इनका मेन था कि जो स्वदेशी मूवमेंट है वो गैदर करे मोमेंटम इंडिया के अंदर। जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट है उसको इंडिया के अंदर एक मोमेंटम मिला, और उसमें और वो मोमेंटम हमें एक्सट्रीमिस्ट के सपोर्ट से वो मोमेंटम मिला इंडिया के अंदर। और इससे क्या हुआ, जब ये हमारा स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो इससे क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ हमारे इंडियन बैंक्स का एंड माइल्स का, हमारा जो है मिल्स एंड फैक्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो उसके बाद ही हमारा जो इंडियन बैंक्स है, मिल्स है, उन सबका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट का काफी ज्यादा अच्छा रोल रहा। There was a fear among the some leaders that moderates will, with their westernized nation, were trying to create an image of the West। अब ऐसा था कि जो हमारे लीडर्स थे, मतलब कि जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे, उनको ऐसा लगता था कि मॉडरेट्स क्या करेंगे, मॉडरेट जो है वेस्टर्नाइज नेशन से इन्फ्लुएंस होके वेस्टर्न की तरह एक इमेज ना क्रिएट कर दें भारत के अंदर। तो उनको इस चीज का बहुत ज्यादा डर था। देयर वॉज रिवाइवल ऑफ नेशनल प्राइड एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे हमारे एक नेशनल प्राइड वाली फीलिंग आई लोगों के अंदर। और जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो भी काफी इन्फ्लुएंस हुए। ग्रोथ ऑफ द स्पिरिचुअल नेशनलिज्म एट दैट टाइम। अब वहां पे जब सब लोग के अंदर एकदम से ग्रोथ हुआ कि हाँ जी हम सब इंडियंस हैं, हम सब मिलके काम करेंगे, हम सब नेशन के लिए लड़ेंगे, उन सब चीजों से क्या हुआ, वो सब लोग काफी इन्फ्लुएंस्ड हुए। एक स्पिरिचुअल जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग होती है उस टाइम पे बहुत ज्यादा पीक पर पहुंची थी। इवेंट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो इंस्पायर द एक्सट्रीमिस्ट लीडर। उसके साथ साथ दुनियादारी में जितने भी इवेंट्स हो रहे थे उस टाइम पे, उन सबसे भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर को काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली। द डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑफिशियल बना हमारा सूरत सेशन ऑफ 1907। जो हमारा सूरत सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 में, उसके अंदर हमारा जो है ऑफिशियली अनाउंस हुआ कि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट दोनों अलग अलग हैं। The moderates also wanted to drop resolution on Swadeshi boycott movement and national education। moderates चाहते थे कि देखो जो कि ये जो ड्रॉप कर दिया जाए, मतलब रेसोल्यूशन है स्वदेशी मूवमेंट का, इसे ड्रॉप करा जाए, और जो मूवमेंट चल रहे हैं नेशनल एजुकेशन के ऊपर, जो मूवमेंट चल रहे हैं उन सबको बैकआउट करा जाए, ऐसा मॉडरेट्स चाहते थे। क्योंकि मॉडरेट्स तो शांत स्वभाव चाहते थे ना, वो तो चाहते नहीं थे इतना ज्यादा चीजें हो। Raj Bihari Ghosh became the first president, become the president in the session which held at Surat। तो जो हमारा सूरत में सेशन हुआ था 1907 में, उसमें राज बिहारी घोष जो थे हमारे प्रेसिडेंट बने उस सूरत सेशन के। बोथ साइड्स वर firm on their demands and where neither was willing to find a common path। अब दोनों देखो, दोनों बातों का है तो मतलब है कि फ्रीडम होनी भी चाहिए, फ्रीडम होनी भी चाहिए, लेकिन उन दोनों में से किसी भी साइड का कोई कॉमन पाथ नहीं निकल पा रहा था, ना एक्सट्रीमिस्ट का ना मॉडरेट्स का। क्योंकि हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट है वो मानते थे कि भाई सिक्रीफाइसिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग लाइफ फॉर द कॉज ऑफ मदरलैंड। इनका मानना था कि हम अपनी जान भी बाजी पे लगा सकते हैं अपनी मदरलैंड को सेव करने के लिए। दे अपोज टू वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये जो इंडियन सोसाइटी में जो वेस्टर्नाइजेशन अडॉप्ट हो रहा था, ये उसके बिल्कुल ही अपोज थे। तिलक फेमसली सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो तिलक जी ने कहा था कि स्वराज हमारा बर्थ राइट है, हमें ये लेना ही होगा, मैं इसे लेकर ही रहूंगा।
They are opposite to moderates and they believe in Indian culture patriotism. They did not believe in loyalty to the British crown. तो ये डिफरेंसेस थे मॉडरेट्स में एक्सट्रीमिस्ट में। अगर मॉडरेट्स मतलब एक्सट्रीमिस्ट क्यों कॉज हुए, मॉडरेट्स फेल हो गए, इसलिए ही एक्सट्रीमिस्ट का राइज हुआ भारत के अंदर उस टाइम पीरियड पे। अब अगर हम बात करें मूवमेंट की, तो मूवमेंट हमारा सबसे पहला है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया 1920 में। अब जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इज द सत्याग्रह मूवमेंट, जो लॉन्च करा गया था गांधी जी के द्वारा ऑन 1 अगस्त 1920 को। ये अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर एट्रोसिटीज कर रहे थे उसके अगेंस्ट में ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट करा गया। इट वॉज अगेंस्ट द अनजस्ट लॉज एंड एक्ट, मतलब जो भी अनजस्ट लॉज एंड एक्ट उस टाइम पे इम्पोज करे गए थे ये उसके अगेंस्ट था। इसमें कहा गया इंडियंस को कि आपको कोऑपरेट नहीं करना ब्रिटिशर्स के साथ, आपको रिफ्यूज कर देना है ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करने के लिए, पूरा बाइकआउट करना है, कुछ काम नहीं करना ब्रिटिशर्स के साथ। इसके अंदर जो इंटरनेशनल कांग्रेस है उन्होंने डिमांड करा स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट के, इस मूवमेंट के अंदर उन्होंने डिमांड करी। तो जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें क्या हुआ, ये काफी डिसीव स्टेप था हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आईएनसी ने रेडी करा कि कॉन्स्टिट्यूशन को साइड करो सेल्फ रूल के लिए। उन्होंने ऐसा पहली बार करा। गांधी जी हैज एश्योर्ड दिस स्वराज वुड बी अचीव इन अ ईयर। अब गांधी जी का ऐसा था कि इसी साल के अंदर, मतलब जो हमारा मूवमेंट चल रहा है, हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, उनको ऐसा लगता था कि इस विद इन, मतलब अगर ये मूवमेंट 1 साल और चला तो हम लोग जो है अपनी बात मनवा लेंगे। पीपल वर आस्क्ड टू रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब। इसमें लोगों से कहा गया कि आप लोग अपने गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर लीजिए, आप लोग अपने चिल्ड्रंस को जो गवर्नमेंट स्कूल में है उनको वहां से विड्रॉ कर लीजिए, फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दीजिए, सिर्फ इंडियन मेड प्रोडक्ट, मतलब जो इंडियन प्रोडक्ट्स है सिर्फ उनको ही बाय कीजिए। लोगों को कहा गया कि कोई भी ब्रिटिश आर्मी में सर्व ना करे। एंड ये भी कहा गया कि कोई भी, इट वॉज ऑल्सो प्लान्ड इफ द अबव स्टेप डिड नॉट ब्रिंग रिजल्ट पीपल वर रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। मतलब लास्ट में ये भी हो गया कि अगर कोई भी चीजें काम नहीं करी तो लास्ट में लोग जो है टैक्सेस भी पे ना करें, टैक्सेस पे करने के लिए भी रिफ्यूज कर दें। तो ये था हमारा कुछ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया क्यों, इतनी जरूरत ही क्यों पड़ी? मॉडरेट्स तो थे आराम से काम संभालने के लिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक्सटर्मिस्ट है तो चलो कोई बात नहीं, एक्सटर्मिस्ट का तो मेथड ही है। तो जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया था उसके रीजन कुछ ऐसा थे कि जो हमारा रोवाल्ट एक्ट था वो पास हुआ था 1999 में, जिसके अंदर हमारा जो फंडामेंटल राइट था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको बिल्कुल करप्ट कर दिया गया। पुलिस को पावर दे दी कि अगर कोई भी हमारा जो पर्सन है पॉलिटिकल है, मतलब अगर कोई भी कुछ गलत बोलता है गवर्नमेंट के खिलाफ तो उन्हें विदाउट एनी ट्रायल प्रिजन में डाल सकते हैं। और ये एक्ट हमारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पर आया था। ठीक है, इसमें जो है पुलिस को काफी ज्यादा पावर्स दे दी गई थी रोवाल्ट एक्ट के अंदर। अब उसके बाद अगर बात करें तो हमारा फिर जलियन वाला बाग में स्केयर आया। अब जो हमारा जलियन वाला बाग इंसिडेंट आया 13 अप्रैल 1999 में, इसमें क्या था, जनरल डायर ने ओपन फायर करवा दी थी जिसमें थाउजेंड ऑफ पीपल जो थे जो जलियन वाला बाग में गैदर थे उन सबकी डेथ हो गई थी। तो एक ये भी काफी बड़ा रीजन बना था हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। फिर हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1918 के बीच में, ये भी एक रीजन बना नॉन कॉपरेशन का, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया ने काफी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करी थी। एंड जो डिफेंस जा रहा था इंडियन का, सबसे ज्यादा लोग इंडिया से लेके जा रहे थे ब्रिटिशर्स अपने डिफेंस के लिए। तो इसलिए हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था तो वो इस रीजन से भी आया था। ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो इंडियंस का ही हो रहा था। जिसमें हमारा पहले रिवॉल्ट एक्ट आएगा, फिर जलियनवाला बाग एंड फिर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर आया था होम रूल मूवमेंट। अब जो हमारा होम रूल मूवमेंट है वो एनी बेसेंट ने स्टार्ट करा था एंड बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट करा था टू सेट द स्टेट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स ऑफ आईएनसी एंड मुस्लिम लीग वर्क टुगेदर। अब ये होम रूल मूवमेंट ऐसा मूवमेंट था जिसमें आईएनसी एंड जो मुस्लिम लीग है उन दोनों ने मिलकर साथ में काम करा। और इसमें कहा गया था कि हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो ये कुछ रीजन या कॉजेज थे हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। फिर आया हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। तो ये हमारा मार्च 1930 में आया। इंडियन डिपेंडेंस लीडर जो थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट करा। तो इसमें मूवमेंट को स्टार्ट करा गया था ताकि जो ब्रिटिश की मोनोपोली है सॉल्ट पे उसको खत्म करा जा सके, इसलिए मूवमेंट जो है स्टार्ट करा गया। इस मूवमेंट को हमने कमेंस करा था डांडी मार्च से।
और ये हमारा साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था अहमदाबाद से, जिसके अंदर 78 मेंबर्स थे जिन्होंने बिगनिंग में ज्वाइन करा था। किसके लिए, किसके अगेंस्ट था? हमारा जो सॉल्ट पे जो टैक्स लगता है उन सब के अगेंस्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट करा गया। अब इसके कुछ फीचर्स थे। नॉन वायलेंस वॉज द मोटो ऑफ द मूवमेंट। अब ये नहीं चाहते थे कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़ा चल रही है, रायोटिंग चल रही है, तो वो ये चीज नहीं चाहते थे। नॉन वायलेंस इसका मोटो बनाया गया मूवमेंट का। और ये जो मूवमेंट था ये नेशन वाइड मूवमेंट था। इसमें काफी ज्यादा वुमेन्स वुमेन्स ने भी कंट्रीब्यूशन करा था। फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर काफी सारी वुमेन्स जो है एक वर्क लेवल पर आई थी अपने सपोर्ट के लिए। काफी इस मूवमेंट को कॉन्टिन्यूअसली सप्रेस करा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस मूवमेंट को वापस नहीं लिया गया था। कुछ फेमस वुमेन्स के नाम है: कस्तूरबा गांधी, कमला देवी, अवंतिका बाई गोखले, ललितावती, हंसाबेन मेहता एंड मैनी मोर वुमेन्स थी जिन्होंने इसको, इस जो मूवमेंट है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको ज्वाइन करा। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या जरूरत पड़ गई? तो जरूरत ऐसी पड़ी कि जो हमारा साइमन कमीशन आया, तो 1927 में जो साइमन कमीशन आया, क्योंकि इंडियंस थे उसमें ये कहा गया था ना, इसमें जो साइमन कमीशन स्टेब्लिश हुई थी इसके अंदर कोई भी इंडियन नहीं था इस कमीशन के अंदर। इट वॉज वर्क फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, बट कोई भी इंडियंस को साइमन कमीशन मेंबर नहीं बनाया गया, ना ही किसी भी इंडियंस को किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर मेंबर बनाया गया। तो साइमन गो बैक वाला एक फिलोसफी थी जो यहीं से स्टार्ट हुई थी। फिर डिमांड फॉर डोमिनेंट स्टेटस। अब क्या हुआ, दिसंबर 1928 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था आईएनसी का, उसमें हमने डोमिनेंट स्टेटस की बात की थी। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, उसे काफी साल दे दिए उस चीज को एक्सेप्ट करने में। 1928 में बात की थी लेकिन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करा था। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सोशल रेवोल्यूशनरीज। अब क्या हुआ, ऐसे भगत सिंह जी हो गए, बटुकेश्वर हो गए, बटुकेश्वर दत्त हो गए, और जो काफी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी थे, उन सबको जो है अरेस्ट कर लिया गया 8 अप्रैल 1929 में, कि उन्होंने हार्मलेस बॉम्ब जो है थ्रो करे हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इस चक्कर में उन सबको जो है अरेस्ट कर लिया गया था। तो जो हमारे HSR थे, हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, ये लोग क्या थे, एक लॉन्ग स्ट्राइक पर गए जेल में। ये लोग जेल में रहकर एक लॉन्ग स्ट्राइक इन्होंने करी। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी डोमिनेंट स्टेटस प्रोवाइड कराने के लिए आईएनसी को। ठीक है, फिर एक इमरजेंसी सेशन हुआ था लाहौर में 1929 में। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ था कि उसमें डिक्लेयर करा गया कि इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज जो है हमारा गोल है, आईएनसी का गोल है पूर्ण स्वराज लेना या फिर फुल इंडिपेंडेंस लेना। 1929 में ये बात की गई थी, लेकिन वो बात भी सिर्फ ऐसी तसल्ली के लिए की गई थी, उसमें कोई ऐसा एक्शन लिए नहीं गए थे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पता चला कि वो क्यों आया था। तो बेसिकली अगर आता है क्वेश्चन सिविल डिसोबीडियंस, पहले थोड़ा बहुत बता दीजिएगा। फिर आपने ये कॉजेज हैं इसके अंदर: एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइमन कमीशन एंड डिमांड फॉर डोमिनेंट स्टेटस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट। अगर आंसर थोड़ा और बड़ा करना है 20 नंबर में, तो देखिए, ये तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में आया, इससे पहले 1920 में ये सब कुछ हो चुका है ना। तो अब ये सारे जो कॉजेज हैं, रिवॉल्ट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हो गया, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, द होम रूल मूवमेंट एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो भी आप इसके रीजन में डाल सकते हो। सिविल डिसोबीडियंस का जो कॉज है आने का, उसमें आप ये सारी चीजें डाल सकते हो, पुरानी चीजें भी इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है ना। फिर हमारा है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट आया तो इसके क्या रीजन थे? फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। हमारा जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो गया, क्योंकि जो अपना प्रॉमिस उन्होंने करा था उन्होंने पूरा नहीं करा। उन्होंने कहा था ठीक है हम आपको आपकी सरकार देंगे, बट उन्होंने वो चीज पूरी नहीं करी। तो क्रिप्स मिशन हमारा फेल हो गया। और फिर हमारा आया फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फेल हो गया, तब हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट आया। फेलियर ऑफ अटैक ऑफ जापान, द फियर ऑफ अटैक ऑफ जापान 1942 में जो जापानीज आर्मी थी वो अटैक कर रही थी म्यांमार में, एंड वो मार्च कर रही थी इंडिया की तरफ। तो एक थ्रेट था जापान इन्वेशन का लीडर्स के ऊपर। लीडर्स के बारे में काफी ज्यादा थ्रेट था हमारा जापान इन्वेशन का, तो ये भी एक रीजन बना क्विट इंडिया मूवमेंट का। उसके बाद हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉर 1935 से 1945 पर, जो कि हमारे रीजन बने क्विट इंडिया मूवमेंट के कि भाई बाहर निकालो ब्रिटिशर्स को। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 से 1936 में, जिसका पर्पस था कॉन्फ्रेंस का वो था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने का इंडिया के अंदर। तो जो हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो लंदन में हुई थी 7 सितंबर 1931 में,
टू 1 दिसंबर 1931 तक ये हमारी कॉन्फ्रेंस चली थी, with the participation of Gandhi and Indian National Congress, ये but it was failed due to disagreement among the participants due to common representation। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो चली काफी दिन, लेकिन क्या हो गया, ये टेबल फेल्ड हो गई क्योंकि पार्टी के बीच में कॉमन रिप्रेजेंटेशन को डिसएग्रीमेंट हुए। इस चक्कर में ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब अगर हम बात कर रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो आप इसके अंदर नॉन कॉपरेशन भी डाल सकते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी डाल सकते हैं, रायवोल्ट एक्ट आ गया हमारा, साइमन कमीशन आ गया, वो सब चीजें आप इन्हें डाल सकते हैं, डिमांड ऑफ डोमिनेंट स्टेटस, वो सब चीजें भी आप इसे मेंशन कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 20 नंबर्स का आता है तो खाली इन सब से काम नहीं चलेगा। आप जो आगे वाली स्लाइड्स हैं वो आप इसमें यूज कर सकते हो, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस में चलता आ रहा है ना, तो आप इसमें वो सब रीजन भी डाल डाल सकते हो। अब आया क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जो कि गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को कॉल करा था। फ्रॉम बॉम्बे सेशन हुआ था एक ऑल इंडिया कांग्रेस कम्युनिटी का मुंबई में, वहां पे अगस्त क्रांति के बारे में कहा गया था। ऑन 8 अगस्त 1942 गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को इनिशिएट करा बॉम्बे से। गांधी जी ने इसमें एक स्लोगन दिया था, या तो करो या तो मरो, डू और डाई वाला, इन स्पीच एंड गोवालिया। गोवालिया में इनकी एक स्पीच हुई थी जहाँ पे उन्होंने डू और डाई वाला स्लोगन दिया। की स्पीच हुई थी ग्वालियर टंक मैदान में इन मुंबई में, वहां पे इनकी स्पीच हुई जहाँ पे उन्होंने कहा डू और डाई। द स्लोगन क्विट इंडिया was coined by Yusuf Meroli, who was socialist, and he coined Simon Go Back। तो हमारा जो क्विट इंडिया था, वो जो था हमारे जो यूसुफ मेरोली थे, वो एक सोशलिस्ट थे, उन्होंने भी एक स्लोगन दिया साइमन गो बैक वाला। अब ये जो था क्विट इंडिया मूवमेंट, ये हमारे 3 फेजेस में चला। फर्स्ट फेज में हमने सिर्फ स्ट्राइक करी, डेमोन्स्ट्रेशंस करी अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। महात्मा गांधी उस टाइम पे उन्हें जेल भी हो गई थी इन आगरा खान पैलेस इन पुणे में, एंड काफी अदर जो लीडर्स थे उन सबको भी ब्रिटिशर्स ने डिटेन कर दिया था। सेकेंड फेज में क्या हुआ, सेकेंड फेज में क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसके अंदर जो पीसेस रेबिलियन आए काफी ज्यादा, उसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रिक्शन हुआ कम्युनिकेशन सिस्टम का। ट्रैक्स तोड़े गए, स्टेशन तोड़े गए, टेलीग्राफ तोड़े गए, तोड़े गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करा गया सेकेंड फेज में। मतलब एक ही फेज में चीजें का जो ग्रेविटी है वो बढ़ती गई। थर्ड फेज में क्या हुआ, थर्ड एंड फाइनल हमारा फेज माना गया मूवमेंट का, इसके अंदर क्या हुआ, हमारा फॉर्मेशन हुआ नेशनल गवर्नमेंट का और पैरेलल गवर्नमेंट का। क्योंकि इस फेज में उन्होंने बॉम्बार्डिंग स्टार्ट कर दी थी, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं उन सब में उन्होंने बॉम्बार्डिंग स्टार्ट कर दी थी। तो हमारा ये जो था क्विट इंडिया मूवमेंट, ये काफी ज्यादा अच्छा हुआ, इसने काफी ज्यादा अच्छे से वर्क करा। अब इसकी अचीवमेंट क्या रही, इसे काफी ज्यादा सप्रेस करा गया था गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन लोगों ने फिर भी इसको कंटिन्यू करा। गवर्नमेंट सेड इंडिपेंडेंस टू बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर। उन्होंने कहा देखिए वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, हम आपको आपकी फ्रीडम दे देंगे। एंड जो मूवमेंट था इसने डिमांड की थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। तो ये मूवमेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहा, और ये मूवमेंट हमारा 3 फेजेस में हुआ था। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। किसी को कोई भी डाउट हो, प्लीज आप लोग अपना डाउट जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी तो बस एक ही रिक्वेस्ट है। अब अगर बात करें प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की, तो हाउ फार डू यू एग्री विद महात्मा गांधी एक्सपेरिमेंट ऑफ नॉन वायलेंस। आपको क्या लगता है कि महात्मा गांधी जी का जो एक्सपेरिमेंट है वो नॉन वायलेंस है, क्या वो कैसा था, या कितना वो रिलेवेंट था, कितना रिलेवेंट नहीं था। तो ये आप सबका अपना थॉट प्रोसेस है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एक्सट्रीमिस्ट, आप एक्सट्रीमिस्ट से क्या समझते हो। तो हमने अभी एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ा कि वो क्यों आए थे, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी, किस टाइम पे वो आए थे। सूरत सेशन में आने के बाद वो ऑफिशियली एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स बने थे। तो वो सब चीजें आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर दीजिएगा अगर क्वेश्चन आए तो। स्टेट द प्रोग्राम्स ऑफ मॉडरेट्स, मॉडरेट्स के प्रोग्राम स्टेट करने हैं। तो जो भी हमने पढ़ा, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते थे, पिटिशन लगाते थे, रेसोल्यूशन, और मतलब जो मीटिंग्स थी, ये सब सारे जो शांति वाले काम होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये उस पे चलते थे। तो आप ये सारी चीजें मॉडरेट्स की इसके अंदर बता सकते हैं। कंपेयर एम्स ऑफ लिबरल्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब इन दोनों के एम की बात करें, एक्सट्रीमिस्ट और लिबरल्स की, तो देखिए लिबरल्स तो हमारे मॉडरेट्स हो गए, एक्सट्रीमिस्ट तो हमारे हैं ही। तो लिबरल्स है एक्सट्रीमिस्ट का तो एम तो दोनों का एक ही था कि इन्हें पूर्ण स्वराज चाहिए, लेकिन दोनों के तरीके बहुत ज्यादा अलग थे। तो वो चीज आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। पहले आप लिबरल के बारे में थोड़ा बताइए, फिर आप थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट के बारे में बताइए, फिर आप लिबरल के मेथड बताइए, फिर आप एक्सट्रीमिस्ट के मेथड बताइए, उसके बाद आप लास्ट में अपना कंक्लूजन दे दीजिए कि आपको क्या लगता है।
नरेट द बैकग्राउंड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट का बैकग्राउंड नरेट करना है। अगर बाई चांस यही क्वेश्चन 20 नंबर में होता है तो हम क्विट इंडिया का जो हम बैकग्राउंड नरेट कर रहे हैं तो हम इसके अंदर रीजन लिखते हैं वो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी लिख सकते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लिख सकते हैं, रिवॉल्ट एक्ट हो गया, साइमन कमीशन हो गया। ये सब चीजें हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। विच लेट द फाउंडेशन ऑफ आईएनसी इन 1885। तो 1885 में जो आईएनसी की फाउंडेशन हुई थी वो हमारी किससे हुई थी, वो हमने पढ़ा कि नेशनलिस्ट की जो फीलिंग थी लोगों के अंदर वो इमर्ज हो गई थी उस टाइम पे 19th सेंचुरी के आसपास। और इसमें हमने पढ़ा जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थी एंड जो कॉलोनियल इंटरेस्ट और जो हमारे इंडियन इंटरेस्ट है उसमें डिस्प्यूट था, जो क्लैश था। तो जो हमने फैक्टर्स पढ़े पीछे वो फैक्टर्स आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज द लास्ट डिसाइडिंग स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, एक्सप्लेन इट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था लास्ट डिसाइडिंग था फ्रीडम स्ट्रगल का, तो इसके बारे में जो आपने क्विट इंडिया मूवमेंट में अभी तक पढ़ा है, जो समझा है, जो फैक्टर्स हैं वो सब आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। डिस्क्राइब द कॉज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920। अब हमने सारे कॉजेस पढ़े नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। तो बेसिकली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो इसी तरह से आते हैं। तो आई होप आप लोग कोई कॉन्सेप्ट समझ आया हो। कोई भी डाउट हो प्लीज आप लोग अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।